बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का तज़किरा पहले होगा। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए नाज़रीन कराम, आपको अस्सलाम वालेकुम। और आज जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें 3 अहम लोग शामिल हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब, एक ज़रदारी साहब, उनकी बेटी मरीम नवाज साहब। इनके एक तसलसल में 3 में शामिल मैं कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब, ये एक ग्रुप है। दूसरा जो है वो ज़रदारी साहब, बिलावल साहब और उनके हमनवा। फिर तीसरा जो बड़ा बड़ा ग्रुप, यानी जो एक बड़े जो मुतहर्रिक ग्रुप है, जो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं। आज शौमी किस्मत देखी है कि आज नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान की सोच की से कहा है कि मैं मुत्तफ़िक हूँ। उन पर हम अलग से तबसरा करेंगे जनाब वाला। इसके बाद में और जो पार्टियां हैं वो हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती रही हैं। जो अवामी नेशनल पार्टी, ये आप देख रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान की एंटी थी। बाद में ये लोग ठीक हो गए, लेकिन अपनी हरकतों से कहीं ना कहीं ये लोग बाज नहीं आते हैं। ये करते हैं बीएनपी जो है, बीएनपी मैंगल ग्रुप है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा यानी बलूचिस्तान के चैम्पियन समझते हैं। और एक बीएनपी अवामी पार्टी है। जमात इस्लामी ने इसमें शिरकत नहीं की है। अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि बहुत बीमार थे, जिनके प्लेटलेट जो है इतने गिर गए थे, जो कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा था, और वो फिर उनको लंदन जाने की इजाज़त दी। और इससे अंदाज़ा होता है कि वो धोखा दे के गए हैं। दुनिया की तारीख़ में शायद ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ होगा कि किसी आदमी को, एक मुजरिम को जो जेल की सज़ा काट रहा हो, उसको लंदन जाने की, बाहर मुल्क जाने की इजाज़त दी गई हो, और वो वहाँ जाकर वो हट्टा कट्टा फिर रहा हो। और इस बात का सबूत है कि ये वो अब तकरीर भी कर रहा है, और तकरीर भी क्या कर रहा है, जो कि पाकिस्तान दुश्मनी के ज़ुमरे में आती है। अब उन्होंने जो बातें की हैं उनका मैं एक एक का जवाब मैं देना चाहता हूँ। मैं उनका ख़ुद मुशीर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुशीर मुझे इसलिए बनाया था कि ताकि मेरी ज़बान बंदी हो जाए। मेरा कलम जो है की वजह से उन्हें तकलीफ़ पहुँचती थी, क्योंकि मैं नवाए वक्त में लिखता था और उनके वालिद मोहतरम मेरी तहरीर को पढ़ते थे, तो वो मुस्तरब हो जाते थे कि मेरे बेटे के ख़िलाफ़ इतना सख्त बातें लिखते हैं। तो वो चाहते ये थे। मैंने उनकी मशीरी इसलिए कबूल कर ली थी ताकि मैं एमक्यूएम के ख़िलाफ़ काम कर सकूँ, एक मुझे मौका मिल जाए। मेरा वजह ये थी, लेकिन मुझे ये वजह मालूम होती कि मुझे ये बाद में मुझे सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद ने मुझे बाद में बताया कि तुम्हें खामोश करने के लिए तुम्हें ये ओहदा दिया गया था, अपना कंसल्ट बनाकर, ताकि आप खामोश हो जाएँ। मैं आपको थोड़ा से पैसे मिल जाएँ, आपको गाड़ी मिल जाए आपको। लेकिन मैंने उससे बहुत बड़ा काम लिया, और मैं एमक्यूएम के ख़िलाफ़ मैंने जो यहाँ का था, मैंने अपने आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को और उर्दू स्पीकिंग को और कराची को बचाने की बड़ी कोशिश की उसके ज़रिए से। और एक यहाँ पर सिंध में गवर्नर राज भी मैंने लगवाया। तो ये मैंने तो काम ले लिया, लेकिन साथ साथ में अब मैं नवाज शरीफ साहब की अगर APC पर गुफ्तगू करना चाहूँ तो उन्होंने APC से ख़िताब करते हुए कहा कि वतन से दूर होते हुए मैं जानता हूँ कि वतन अज़ीज़ किन मुश्किलात से दो चार है। अब ये बात ज़रूर है कि जो आदमी बाहर रहता है उससे वतन के बारे में ज़्यादा मोहब्बत होती है और उसको ज़्यादा वतन के ख़्याल होता है। लेकिन आप वतन में एक बतौर कैदी गए हैं, आप वतन से दूर होकर अपनी मोहब्बत का जो इज़हार कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपने जो अब एक मिसाल कायम की है कि कैदी ख़िताब कर रहा है, और जो मैंने दुनिया की तारीख़ के अंदर पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। अब इसमें ये सवाल पैदा होता है, मैं अभी से उठा देता हूँ ये सवाल, कि अगर ये कोई इलाका पंजाब का नहीं होता, आप लाहौरी ना होते, आप जाती उमरा जैसी बड़ी सरज़मीन के मालिक ना होते, जहाँ पर जो महलात हैं, जो जिस तरह से कि सऊदी शहज़ादे अपने महलात हज़ारों एकड़ पे बनाते हैं, इस तरह से तुमने जिस तरह से अपनी जाती उमरा में अपनी जायदाद बनाई हुई है, अगर ऐसी जगह से ना होते, तो अगर कोई आती जुल्फ़िकार अली भुट्टो होता
और अगर कोई और आदमी होता तो वो अब तक जेल में होता या गोली खा चुका होता या फांसी चढ़ चुका होता। लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक़ ऐसे इलाके से है, आप इतने अमीर आदमी हैं, तो आप पर, और फिर ये कहा जाता है, तो बातें कही जाती हैं कि अगर जब इस किस्म का सिलसिला हो कि एक अमीर के साथ में या किसी के साथ में इंसाफ का जब मामला है, अमीर के साथ एक अलग इंसाफ हो और गरीब के साथ एक अलग इंसाफ हो, तो फिर वो मुल्क कायम नहीं रहता है। तो ये जिन लोगों ने भी इसको इजाज़त दी है वो अच्छा काम नहीं किया, वो आपने दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ काम किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो धोखे में आए और अब इसको धोखे को ख़त्म करना चाहिए। ये साबित हो गया कि वो सही सलामत हैं और इतनी अच्छी तकरीर भी कर लेते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़। जो उनका मौक़िफ़ था वो उसके ख़िलाफ़ अब हम बात, आप पहले एक एक चीज़ पे हम जाते हैं। अच्छा जी, अब इनको समझ आया कि मज़ीद अज़ीज़ वतन बहुत मुश्किल का शिकार है, लेकिन मोदी को बुला के घर में खाना खिलाना और उनको दावत देना, और ख़ुद मोदी ने आपकी जिस अंदाज से तौहीन की है और जिस अंदाज से आपका अंदाज़ बयान किया है, वो हम अब टीवी में पहले दिखा चुके हैं। फिर इसके बाद में जो एक आदमी आया था जो आपका पार्टनर था या नहीं था, जो कुछ भी था, लेकिन वो एक बिजनेसमैन था, फिर आप उसको उसके मरी जाने की उसकी इजाज़त नहीं थी, उसके पास वीज़ा नहीं था, लेकिन आपने उसको मरी बुला लिया। मोदी साहब को भी बगैर वीज़े के बुला लिया और अपना हेलीकॉप्टर से उसको एयरलिफ्ट करा के अपने घर बुलाया। सारा गवर्नमेंट का ख़र्चा पाकिस्तान का, एक दुश्मन मुल्क के वज़ीर आज़म को, एक इतना जालिम शख्स को जो मुसलमानों को कत्लेआम कर रहा है, उस वक्त आपको वतन का मोहब्बत नहीं आई, उसको ज़रा ख्याल नहीं आया कि आपके पैसा ख़त्म कर रहे हैं, हराम का आपने काम किया उस वक्त। फिर आपने कहा कि मैं मौलाना की सोच से मुत्तफ़िक हूँ। मौलाना फजल रहमान, जिसके बारे में ज़िया-उल हक़ साहब ने, जो कि तुम्हारे आपके ख़ुद के जो सियासी जो तुम्हारे मैंने कायद हैं, जो तुम्हारे सियासी बाप हैं, उनकी राय क्या थी आपको मालूम है? उनकी राय ये थी कि मौलाना मदनी साहब ने, जो कि देवबंद के सरबराह थे, एक जस्टिस के ज़रिए से उन्होंने वीज़ा लिया और फिर जाकर कुछ इनाम कराम जनाब मौलाना फजल रहमान को दिया। तो इनाम कराम के मतलब आप समझ लीजिए, मैं जुमले वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो ज़िया-उल हक़ साहब ने मुझे बताए, मैं यहाँ छोड़ता हूँ उस बात को, उससे आज मुत्तफ़िक़ हैं आप उनकी राय से। पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम से मुसलसल महरूम रखा गया, तो आप मुझे ये बता दीजिए हुज़ूर आला कि आप क्या जमहूरियत के तरीके से आए थे? आप जो है गवर्नर हाउस में क्रिकेट खेल रहे थे और एक आदमी, इसकी वीडियो भी हमारे पास है, एक सियासतदान उस वक्त के गवर्नर के साथ में बैठा था, फ़ौजी गवर्नर के साथ बैठा हुआ था, वहाँ आप क्रिकेट खेल रहे थे लौंडों की तरह से। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपको आवाज़ देकर कहा, नवाज इनके लिए जूस लेके आओ, आप जूस लेके आए उनके लिए। आप उनके उसी पनेरी के आप पौधे हैं। आप कहाँ से, यानी कोई जमहूरी गद्दारी से आए? तुम इस तरह से आए जिस तरह से शेख रशीद आया, ये इस तरह से आए जिस तरह से कि वो जो मुल्तान का वो जो है क्या नाम है उसका, जावेद हाशमी था। यह हमारी तरह से था कि हम जो मैंने कदम कदम पर हम सियासत के अंदर आए हैं, तो हमने सारी ज़िंदगी अपनी 12 साल से अपनी ज़िंदगी जद्दोजहद शुरू की सियासत की, लेकिन हम एक हद से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि हमें हराम नहीं खाना था आपकी तरह से, आपने हराम खाया। अब आगे चलें जी। फिर कहते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम से, आपको जमहूरियत आप आती है आपके पास। जब मैं और मजीद निज़ामी साहब गए थे, आपको याद है, आपने हमें खाने पे बुलाया था। हम उस वक्त आपकी हमदर्दी में थे कि आपके साथ जुल्म हुआ है, आपको हटा दिया गया है, हमें, तो हम आपके पास गए कि आपकी मदद कर दें ताकि फ़ौज से आपके ताल्लुकात ठीक करा दें। हम आपके पास गए तो मजीद निज़ामी साहब ने आपसे क्या पूछा था? जब आप गए तो आपने वहाँ पर मुग़ल बादशाहों की तस्वीरें लगा रखी थी, एक जगह खाली थी, तो मजीद निज़ामी साहब ने, मरहूम ने आपसे पूछा, एक आधे वास्ते आपने खामोशी मुस्कुरा दिए। आप तो आपने जब मुस्कुरा दिए तो मजीद साहब ने कहा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, तब भी आप मुस्कुरा दिए। तो आप तो ख़ुद बादशाह बनना चाहते थे। आपके दिमाग के अंदर बादशाहत घुसी हुई है, यानी फ़ौज भी आपकी मुती हो जाए, सारी दुनिया आपकी मुती हो जाए। आप फ़ौज के ख़िलाफ़ जो हैं
अपनी बेटी के ज़रिए से आपने एक वहाँ पर एक मैंने मीडिया सेल बनाया हुआ था, सोशल मीडिया सेल बनाया हुआ, तो रोज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो वो जो जिसको डाउन लीग कहते हैं उसके ज़रिए से आप, और फिर जब आप तकरीर करें तो आपकी बेटी को आपको गए तो आपने समझा कि साहब वो राहिल शरीफ साहब आपके ताबे हो गए हैं, तो आपने वहाँ पर बड़े नारे लगे आपके नवाज शरीफ। तो आप समझते हैं कि दुनिया बेवकूफ़ है। हमें पता था कि आप क्या कर रहे हैं, हमें पता था कि आप जो है इस वक्त फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। जब आप उसको बुलाते हैं मैं आप, तो फिर मुझे एक बात बता दीजिए, आप में और अल्ताफ़ हुसैन में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इस फ़र्क है कि आप लाहौर के रहने वाले हैं, वो कराची का रहने वाला था, बस ये फ़र्क है। जी, अब मुझे ब्रेक ही लेकर जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर दोबारा इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब। अजय जैन साहब अब ये कहते हैं कि मुसलसल में जमहूरियत की रूह की आवाम की राय होती है, मुल्क का निज़ाम वो लोग चलाएंगे जिन्हें वोट के ज़रिए। भाई आप के इस मुल्क के अंदर कभी जमहूरियत आई नहीं, आप झूठी जमहूरियत से आए थे। आपको 2/3 मेजॉरिटी मिली थी, वो भी फ़ौज का मरून मन्नत थी आपको। आपके पास कहाँ से आ गए? आप कहाँ के वैसे शहजादे हैं? मैंने मोटे गाल लगाकर वो सुर्खी उसमें पैदा करके आप समझते हैं कि आप बहुत पॉपुलर आदमी थे। कोई पॉपुलर नहीं थे आप, झूठे। आपको मैंडेट दिया गया था, और उसके बाद में भी फिर आप उनके शुक्रगुजार भी नहीं होते जिन्होंने आपको मैंडेट दिया था। उन्हीं के खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं, जो आपको बना के लाते हैं, तो फिर तुम्हें ठोके नहीं तो क्या करें? तुम्हारा तो यही इलाज है। नहीं, जिस बात पे तनकीद कर रहे थे उसकी वजह से इन्होंने 2 वजीर, एक मुशीर निकाला था अपना। जैन साहब आपको यकीन निकाला मान लीजिए, था? जिस अगर आदमी का ये नूरा था, फौजियों का नूरा, मैंने नवाज वो नहीं किया कि किस तरह से बुलाया, तो मैं तुम्हें वीडियो तुम चला देना आप अगली दफ़ा जी, हम चला देंगे फ्राइडे को। उसने बुलाया, नवाजा, उसको कहा और ये मुश्किल लेके आया। वो वीडियो क्लिप मौजूद है। जी, इतने खिदमत गुजार थे पहले फौज के। जी, फौज के जनरल ने आपको, आप में क्या अहलियत थी? सबसे नाकारा लड़के थे आप अपने ख़ानदान के। आपके बाप ने आपको सियासत में डाल दिया। फिर आपका बाप ये है, जब मजीद निज़ामी ने ये कहा, जब आप वज़ीर ख़ज़ाना बने तो मोहतरम मजीद निज़ामी साहब मरूम, क्योंकि मैं तो उनका दोस्त था ना, मैं उनका राजदार था। तुम बाहर बैठे हुए थे, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप, मैं मजीद निज़ामी के साथ बैठा हुआ था। उन्होंने कहा बैठे रहने दो, इनको इंतज़ार करने दो, मैंने तुम्हें बुलाया है, ये खुद आए हैं। उस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ जिसके लिए तुम घर पे जाते थे, मजीद निज़ामी साहब की। और ये जो आदमी बैठता है, ये टोपी पहन के, हैट पहन के बैठता है, शहबाज शरीफ, ये इसको वज़ीर आला मैंने बनवाया। अभी बात करता है बहुत ज़्यादा। अभी तक मैंने परवेज़ रशीद के जरिए पैगाम बजाया था कि इसने अभी तक मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। मैं नालायक आदमी है जिस आदमी को, और उसको सज़ा मिलेगी इसकी, सिर्फ इस बात की मिलेगी कि इसने तो जिसका मोहसिन है उसका आज तक इसने शुक्रिया अदा नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, आप चले आगे चलें। नवाज शरीफ का मैंडेट जाली था जो इसको मिला था, बिल्कुल। अगर आप ये बात कहना चाहते हैं, अब आगे चलें। आप कहते हैं लेबॉर्ट्री बना रखा है, आपने लेबॉर्ट्री बना रखा है, आप बादशाह बनना चाहते हैं, आपको कौन बादशाह बनने देगा? अब आपने हुक्म जारी कर दिया कि साहब आपकी मार्गरेट साहबा जो हैं, आपकी जो मरियम साहबा मार्गरेट बनेंगे। साहब क्यों बनेंगे भाई? तुम्हारी बेटी में कोई लाल लगे हुए हैं कि वो अब उसके बाद में आपकी जुल्फ़िकार भुट्टो की बेटी की बेनज़ीर बनेगी साहब, उसके बाद में उनका साहब बिलावल बनेंगे? क्यों बनेंगे? ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? जब जमहूरियत आएगी, जब तुम लोगों का ये सिलसिला, ख़ानदानी सिलसिला ख़त्म होगा। तुम अपने भाई तक के, तुम्हें ये गवारा नहीं है कि तुम अपने भाई शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दो, और तो अपनी बेटी को बनाना चाहते हो। तुम तो ख़ानदान, तुम्हें जमहूरियत से क्या वास्ता? तुम जमहूरियत के करीब से नहीं गुजरे हो। अब आगे चले जी। जैन साहब बात ये है कि अब फरमाया यूसुफ रज़ा गिलानी की तारीफ़ कर रहे हैं जी। यूसुफ रज़ा गिलानी इंतहाई दर्जे का बेईमान, जिस आदमी ने अपना जब मैंने वो तैयब बर्दगान की बीवी जो हार दे गई, वो तक तो अपने घर में ले लिया अपनी उसकी बीवी ने। और जो ऐसे क्लिप में मौजूद है कि नोटों की गड्डियाँ जो है वो छुपा के लंदन के अंदर दोनों उसकी बीवी जो कर रही थी, उसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी मिसाल दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप कहते हैं कि इंतखाब हाई जैक करना, आइन शिकनी आवाम के ऊपर डालना संगीन जुर्म है। जी जुर्म है, तो आप खुद डाका मारते थे। आप पूरे डाकू हैं जमहूरियत के। सिवाय आपके हिस्से में एक बहुत बड़ा काम आता है,
जो आपने एटमी ताकत आप का ऐलान किया वो आपका एक बड़ा नाम काम था। उस पर अगर आप फ़ख्र करके उसके ऊपर अगर आप नाज़ा होते तो हम आपके साथ होते, सारे गुनाह आपके माफ़ कर देते। और फिर आपने जब ये गुनाह किया कि आपने घर में मोदी को बुलाया और उसको बनाया, उसके बाद में वो ख़त्म हो गया, कैंसिल कर दिया आपने, उसके ऊपर पानी फेर दिया आपने खुद ने, उस स्याही पर आपने पानी फेर दिया। उसकी जो जितना बड़ा काम तुमने एटमी धमाका करके किया था वो सब तुमने गंवा दिया। ऐसे बदकिस्मत आदमी हो तुम कि जो अपनी इतनी बड़ी खिदमत को तुमने सिर्फ एक अब लालच में कि साहब मेरा वहाँ पर वो हो जाए, कि साहब मेरा पार्टी हो जाए तो वो वहाँ पर मेरे वो लग जाए, वो इंडिया के अंदर मेरे जो कारखाने वो चल जाएं, तो इससे बढ़कर गुनाह क्या हो सकता है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि आप में अल्ताफ़ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। आप गोरे हैं साहब, आपका गाल फूला हुआ है, आप अमीर आदमी हो, वो गरीब था, आप वो कराची का रहने वाला था, आप लाहौर के रहने वाले हैं। ये फ़र्क के अलावा तो कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आता। वो राह का एजेंट तय हो गया, ठीक हो गया जी, वो मैंने 1988 में बता दिया था कि राह का एजेंट है। मगर ये तो लोग बगैर आप बतदरीज राजा राह के बने, बगैर वीज़ा के आप बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं हाँ, तो पार्टनर को। आप वज़ीर आज़म है पाकिस्तान है, वो आपने हद कर दी है। हाँ, और आप फिर मैं और बात भी मैं कहना चाहता हूँ, आप पंजाबी यानी ग्रेटर पंजाब बनाने के मंसूबे पे काम कर रहे थे। ये तो कोई तुम्हें हमें तो मालूम है ना आप क्या कर रहे थे। तो वो बात हमने आपकी अभी तक नहीं की थी, अभी आपको बहुत सी बातें बता देंगे। तो मैं कहता हूँ कि भाई ये क्यों नहीं पकड़ते हो इस आदमी को और इसके पूरे ख़ानदान को, ये इस काबिल नहीं है। ये जैसे अब हम कहते हैं कि जन बच्चा कोली में चढ़ा दो, वो वाली कैफियत आ गई है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, कुछ सऊदी अरब वाले मामले पे बात की उन्होंने? सऊदी अरब का आप बताइए, सऊदी अरब का ये जिस वक्त में एक आदमी इसराइल का एजेंट बन के आ रहा है, अमेरिका के दबाव में जो लोग, वो आदमी जो आदमी एक सहाफ़ी को कत्ल करा देता है तुर्की के अंदर, उसकी हिमायत कैसे करेंगे हम? अब वो एक आदमी जो वहाँ पर एक ज़माना तो ये है कि साहब वो हम तो इसलिए तारीफ़ करते हैं कि हरमैन शरीफ वहाँ मौजूद है, अब वहाँ पर वो काबा खाने बना रहा है, वहाँ जुए खाने बना रहा है, कमार खाने बना रहा है, उसकी इबादत हम करें तो उससे बेहतर इमरान नहीं है कि जो इसराइल के मामले तुम खड़े होते। तुम तो इतने बोधे आदमी हो कि तुम ज़रा भी तुम्हारे में तप्पड़ नहीं थे कि तुम खड़े होते हो पर। एक तप्पड़ सिंधी का लफ्ज़ है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं थी इतनी कि तुम खड़े होते। लेकिन तुम्हें अभी मसला ये आता है, मैं सिर्फ पंजाब के लोगों से पूछता हूँ कि खुदा के वास्ते तुम इंसाफ करो, तुम अच्छे पाकिस्तानी हो, इतने बेहतरीन पाकिस्तानी हो पंजाब के लोगों, और क्यों साथ देते हो उस आदमी का? अच्छा, नैब के मामले में भी उन्होंने कुछ बात की? नैब के मामले में एक बात तो उन्होंने ठीक की कि भाई नैब के मामले में जावेद इकबाल पर सवाल तो उठता है। बहुत से लोग नैब के अंदर जो हैं बैठे हैं, जैसे वो हमने पकड़ा था साजिद नामी एक आदमी को, वो उसको अदालत ने 2 मरतबा सस्पेंड किया। वैसे जैसे लोग अगर बैठे हुए हैं फिर नैब का पर सवाल उठेगा। और इन पर एक लड़की ने सवाल उठाया था, वो भी आप सवाल था उस पर, वो आप जरूर पढ़ना चाहिए था। वो तो सुप्रीम कोर्ट की भी। और इसके अलावा मैं चीफ ऑफ आर्मी साहब से भी कहता हूँ, चीफ साहब एक बात मैं कहता हूँ, ये जो आपने रखा हुआ है, ये जो आपने दूसरा बाजवा रखा है, ये आपके गले पड़ेगा। मैं माफ़ कीजिएगा, इसको आप जितनी जल्दी फारिग कर दें। आसिम सलीम बाजवा जो है ये आपके गले पड़ेगा। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ इंतहाई अदब के साथ में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बेखबर आदमी हूँ, मैं बाखबर आदमी हूँ। और उस वक्त जिस वक्त राहिल शरीफ मौजूद था, उस वक्त मुझे पता था कि ये आदमी क्या कर रहा है। और मैंने जब कहा कि ये आदमी, फिर सबसे बड़ा गुनाह इसका ये था कि DGI का जियो के अंदर बहुत बड़ा वो चल पड़ा, जो 20 मिनट तक जियो का फ़ोटो दिखाते रहे और उसके खिलाफ वो नाजेबा हरकत मैंने बातें करते रहे जियो। तो गलती तो इसकी थी DGI की। ये ISPR का मतलब है पब्लिक रिलेशन, तो ये पब्लिक रिलेशन में कहाँ था? ये तो शहजादा आलम बना। इसका घर का एक आदमी जो है, इसका घर का एक आदमी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो मैं जनरल कमर बाजवा साहब, ये आपके गले पड़ेगा, इसको छोड़ दे मेहरबानी करके। बाजवा का न करे कि आपका कॉमन फैक्टर बाजवा है या आपकी खुशामद करता है, छोड़ दे। जब आदमी खुशामद करे उससे डरो, क्योंकि सबसे ख़तरनाक आदमी वो होता है। तो आपने रिजवान को तो निकाला, ठीक है, रिजवान आपके खिलाफ काम कर रहा था, रिजवान इनके साथ मिला हुआ था, जनरल रिजवान। हमें उससे भी ज़्यादा पता है रिजवान जब यहाँ बैठा था कितनी करप्शन करके गया यहाँ पर, जब DG रेंजर के तौर पर बैठा था। तो आप ये समझते हैं, तो हम यहाँ पर जब कोई आदमी यहाँ फौजी यहाँ बैठा होता है तो हमें ख़बर नहीं होती है कि वो क्या कर रहा होता है? हमें तो सब खबर होती है, एक एक डिटेल हमारे पास होती है। हम तो अदब रखते हैं। उस वक्त भी रिजवान को हमने बख्शा
लेकिन रिजवान फिर आखिरकार अंजाम को बचा। एक हामिद भट्ट था जो कि सिग्नल ऑफिसर इन चीफ था, आखिरकार में जाके पकड़ा गया ना, फिर उस वक्त हमने उसको बख्शा। तो आप ये बात मेहरबानी करें, ये आपके गले में पड़ेगा, इससे जान छुड़ाओ। आसिफ सलीम बाजवा आपके पर एक वजन है। आगे चले जी। अच्छा, आप थोड़ा आसिफ अली जरदारी साहब के खिताब पे बात कर लें। जी, आसिफ अली जरदारी साहब उनको मरियम नवाज का बड़ा दुख है, बेटी कह रहा है, और ठीक है वो बात। अब देखिए आसिफ नवाज जो जरदारी, इनसे बड़ा पॉलिटिशियन है जी, बड़ा माल खाऊ है और बड़ा पक्का, लेकिन बहुत बड़ा, लेकिन सियासतदान इनसे बहुत अच्छा है जी। उसके अंदर तहम्मुल है, टाइमिंग पे वो काम करता है, टाइमिंग पे काम नहीं, उसके बाद तहम्मुल है, सियासतदान है ना जी। वो कहता है कि मैं तुम्हें थका के मारूंगा। अब आप, एक आदमी मुझे मिला जैन वहाँ पर 2016 में, यहाँ पर आपके गवर्नर में, उसका भाई इंस्पेक्टर था नवाबशाह में, इसको जेल में पकड़ के बंद करके गया हुआ था उसने, भाई ने, उस वक्त। कब? अभी जब ये बेनज़ीर का मियाँ नहीं बना था, बल्कि अभी ज़िंदगी की इब्तिदा की थी। ये माल इंडिया से स्मगल करता था, उसने इसे पकड़ लिया, और वो आदमी गवाह है। और वो यहाँ पर जो अफगान जो रिफ्यूजी हैं जी, उनका कमिश्नर था। उसका नंबर था मेरे पास, वो गुम हो गया। मैं चाहता था कि मैं दिन बुला के उससे बात करूं, लेकिन अभी तो वो घबराता है इस लिहाज से कि वो अभी पावर में है वो जी। उसने मुझे बताया कि साहब, मेरे भाई ने मुझे बताया कि ये जो आदमी है आसिफ अली जरदारी, ये स्मगलिंग करता है, और स्मगलिंग करता जेल में रखता है। और फिर बाद में उस वक्त भी ये हंस रहा था, जेल में बंद था और हंस रहा था उस वक्त जी। जब वो ये चीफ बन गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके इंस्पेक्टर को जो इसने पकड़ा था उसको जी। वो किसी न किसी जान छुड़ा के अपनी भागा, अब ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो वो एक अलग कहानी है, वो बाद में किसी वक्त बयान करेंगे। अभी आसिफ जरदारी को छोड़ दो जी, अभी तो नवाज शरीफ पे आप रहो। अब ये मौजू पे, अगले मौजू पे चलेंगे। चलिए साहब, ब्रेक पे जाना है, जाइए साहब। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, अब ये सियासी मौजू से आके अब जरा आ जाएँ कश्मीर। बहुत दुखी हूँ मैं। एक तो ये बात कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के बयान पर, नवाज शरीफ साहब के तर्ज अमल पर मैं बहुत दुखी हूँ कि आदमी ने मुल्क को लूटा है, को तबाह बर्बाद किया है। दोनों पार्टियों ने तबाह बर्बाद, अभी तक लूटने में रुक नहीं रहे। अच्छा, आवाम की बेहतरी का कोई प्लान लेकर आते ना, बताते ये करेंगे, सिर्फ इस वक्त अपनी लूट मार बचाना है। एक बात बताएं जैन, इसमें रीढ़ की हड्डी थी नवाज शरीफ में, इसराइल के मामले में इतना मुकाबला कर लेता, अमेरिका का, सऊदी अरब का और ये यूएई का, ये जितने जैद और के बेटे और सलमान के बेटे का मुकाबला कर लेता ये आदमी। इमरान के अलावा तो कोई आदमी नहीं कर सकता था। हाँ, ये उस मामले में तो ये ढह जाते हैं। अब बात ये बताइए जी, ये पैसे के पुजारी हैं, पैसे के पुजारी हैं ये लोग। अल्लाह के नज़र नहीं आता कि ये अल्लाह के पुजारी हों। ये धोखे के लिए जाते थे वहाँ पर उम्रे करने के लिए। कहाँ ले जाएंगे? कौन लेके गया है आपने आज तक? नमरूद लेके गया है, न शद्दाद लेके गया, कोई लेके गया हो तो अपने साथ में कुछ चीज़ कोई लेके। अच्छा जी, कश्मीरियों पर जुल्म सितम इतना इंतहाई दर्जे का बढ़ गया है और भारतीय फ़ौज में मुख्तलिफ रियासतों में जो है बगावत है, और इंडिया की जो अफवाज है वो मुसलसल उनको जबरन जो है उनके ऊपर की हुई। और बहुत से जैसे मिज़ोरम है, तेलंगाना है, पंजाब है, गोवा है, हैदराबाद में भरपूर जंग है। इसमें अरुंधति राय की एक क्लिप है, वो आप दिखा दें जी। वो दिखाते थे। I'm speaking of a place like India, where we'll come to the fact that the wars that were fought in Kashmir and Manipur and Nagaland and Mizoram, in fact, the Indian state from the moment it became a sovereign nation, from the moment it shook off the shackles of colonialism, it became a colonial state. And it has waged war since 1947 in Kashmir, Manipur, Nagaland, Mizoram, Telangana, Punjab, Kashmir, Goa, Hyderabad. If you look at it, it's like a state that has been perpetually at war, and a military war, and deploying the army against its own people.
the state of Pakistan has not deployed its army against its own people in the way the democratic Indian state has. And if you look at who are these people that the Indian state chose to fight, in all the northeastern states, they were tribal people. In Kashmir, it was the Muslims. In Telangana, it was the tribal people. In Hyderabad, it was the Muslims. In Goa, it's the Christians. In Punjab, it's the Sikhs. So you see this sort of upper caste Hindu state perpetually at war. जी मिर्ज़ा साहब, भाई उन्होंने कहा है कि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में अलहदगी पसंद और आज़ादी तहरीक चल रही है जो ज़ोरों पर है। 1947 से मकबूजा कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, तेलंगाना, पंजाब, गोवा, हैदराबाद में एक मुस्तकिल और भरपूर जंग जारी है। ये रियासतें भारत से आज़ादी और अलहदगी चाहती हैं। इन रियासतों में भारतीय हुकूमत ने अपनी फ़ौजी तैनात की हुई है जो निहत्ते लोगों पर गोला बारूद बरसा रही है, जबकि ये लोग आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ एक भरपूर जंग की जा रही है। भारत जमहूरिया होने का दावादार है, लेकिन अपने ही लोगों की आज़ादी तलब करने के लिए फ़ौजी कार्रवाई कर रहा है। इसके बरखिलाफ़ पाकिस्तान तो अपने किसी भी इलाके में फ़ौज कार्रवाई नहीं कर रहा। भारतीय फ़ौज अपने कबाइल के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल कर रही है। तेलंगाना में कबाइली अवाम, कश्मीर में मुसलमान, हैदराबाद में मुसलमान और ईसाइयों, जबकि चनाब में सिखों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है की जा रही है। ये अरुण दत्ती राय साहबा फरमा रही हैं। इसके बाद में दूसरी बात जो हम बहुत अहम करना चाहते हैं जी, वो ये कहना चाहते हैं कि जो उत्तराखंड में जो बड़ी जो कार्रवाई हो रही है, एक तो बड़ी अहम बात ये हुई है कि आपके नेपाल ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है कि देहरादून और नैनीताल पर अपना हिस्सा होने का ऐलान कर दिया है। उस पर दावा कर दिया है कि ये हमारा हिस्सा है। नेपाल ने देहरादून जो बहुत बड़ा इलाका है, जो बहुत पहाड़ी इलाका है, और वो ग्रेटर किस्म का नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेपाल ने ये भी कहा है कि हमारा जो है इसके साथ साथ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम का जो इलाके हैं वो भी हमारे हैं। तो इस तरह से तो इंडिया का तो भट्टा बैठ जाएगा अगर ये सारा मामला इन्होंने कर लिया। और उन्होंने जो उनके फ़ौजी भी बहुत तगड़े हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद में दूसरी बात हम जो करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि मशरक़ी लद्दाख की सरहद पर जो है चीन ने उत्तराखंड की सरहद के करीब अपनी तामीरी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ कर दी हैं। वहाँ पर उन्होंने झोपड़ी नुमा चौकियाँ बना ली हैं। झोपड़ी नुमा चौकी नहीं होंगी, वो वाटरप्रूफ चौकियाँ हैं। और इसके अलावा जो तिंकर लेपू पास जो लेक है, ये एक ऐसी जगह है जैसा कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारी मगरबी सरहद के ऊपर जहाँ 3 मुल्क मिलते हैं, तकोन है जी, जहाँ अफ़गानिस्तान की सरहद, पाकिस्तान की सरहद और ईरान की सरहद मिलती है। इसी तरह से वहाँ पर इंडिया की, चीन की और नेपाल की सरहद मिलती है। तो वो सेरखुई जंक्शन ये जगह है जहाँ पर ये सारी जो गड़बड़ हो रही है। तो इसमें ये काला पानी जो है वो सबसे ऊपरी मुकाम पे, बुलंद मुकाम पे वाक़ है। इसके अलावा चीन ने 150 लाइट कमांड आर्म्स की ब्रिगेड भी वहाँ तैनात कर दी है। लाइट ब्रिगेड का मतलब ये हुआ कि उनके पास हल्के टैंक हैं। अच्छा, ये एक बात जैन साहब याद रखनी चाहिए कि जब आप ऊपर जाते हैं, जब जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब तिब्बत गए थे, उनको बज़रिए ट्रेन ले जाया गया, उनको दिखाया गया कि हमारी कारीगरी क्या है। तिब्बत बहुत ऊंचाई पे वाक़ है और वहाँ पर ट्रेन ले जाना एक जिनों का काम है। आप समझ लीजिए जिस तरह कि आपने किसी ने जो आज तक ये बात नहीं मालूम हो सकी कि ये जो मिस्र के जो पिरामिड्स हैं वो किस तरह बने होंगे जी। हर चीज़ डिज़ाइंड है, हर चीज़ प्रिसाइज है, और लाखों टन वज़न के पत्थर लगे हुए हैं, वो किसने उठाए होंगे। अब कुछ जिन्होंने इसके बगैर तो उठा नहीं सकते हैं, कोई वहाँ पर उस ज़माने में क्रेन नहीं थी, कुछ नहीं थी, क्या हो सकता। तो इसी तरह से इन लोगों ने वो जब पहुँचाएँ, तो जब मिर्ज़ा साहब वहाँ ऊपर पहुँचे हैं तो वो कहते हैं मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अंदर तो ऑक्सीजन मौजूद थी ट्रेन के, लेकिन मुझे कुछ देर लगी जनरल मिर्ज़ा असलम बेग को, क्योंकि वो लोग बहुत कदर की निगाह से देखते हैं चीनी, तो उनको घुमाने ले गए थे तिब्बत। जब ऊपर मुकाम पे जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन कम होती है जी, तो आपको फिर वहाँ की आदत होने के लिए आपको 5-10 मिनट चाहिए ताकि उस ऑक्सीजन से आपका फेफड़े नॉर्मल हो जाए। तो वहाँ पर इस लिहाज से आपको लाइट वेट किस्म के हथियार रखने पड़ते हैं। लाइट वेट किस्म के टैंक ले गए हैं, तो जिसमें जब लिखा है कि आर्म्स जो ब्रिगेड भेजी है तो उसका मतलब है टैंक की ब्रिगेड भेज दी है, और छोटे और दूसरे जो मशीन गनें भी होंगी वो होंगी लाइट।
जी तो वहाँ पर सांस लेना और वहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा ये है कि लेपो लेक के इलाके में हिंदुस्तान ने 17,000 फीट तक रोड तामीर की, जिसकी वजह से 17,000 फीट की बुलंदी तक जो है उन्होंने लेपो लेक पर तैयार कर लिए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान नेपाल के दरमियान सफारती तनाज़ा पैदा हुआ। उन्होंने कहा था ये इलाका हमारा है, खटमंडू ने ये कहा, और ये लोग अपने ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते थे। इस रोड की तामीर में कैलाश मानसरोवर जाने वाली यात्रियों के लिए वक्त की बचत हो। उन्होंने ये इसलिए बनाई थी कि मानसरोवर में इनका एक जगह है जहाँ पर ये लोग जाते हैं हिंदू। जी तो उस वक्त के महाराजा ने जो वहाँ का नेपाल का था, उन्होंने कोई इजाज़त दे दी थी, लेकिन अब ये उस पर कब्जा जमाना चाहते हैं। वहाँ पर चौकी बना ली, रोड बना ली, तब जाकर फिर इन्होंने फायर किया है और वहाँ से उनको भगाया इंडियन को। और अब वो चीन के साथ में मिलकर, और चीन ने उनको इंडिया की मोहताजी से बेनियाज कर दिया। जी यानी वहाँ पर जो इस तरह से इतनी उनको सारा का सारा एक्सेस दे दिया अपने इलाके से, और फिर आखिर में अब जो दे रहे हैं वो गवर्नर से उनको एक्सेस दे रहे हैं कि सारे रास्ता सफ़र करते जाओ। उनके ऊपर वो मजबूरी ख़त्म हो जाएगी। मजबूरी ख़त्म हो जाएगी। आखिरी 1 मिनट रह गया है। अब ये बताइए, ये तनाज़ा जो है, अब ज़ाहिर इंडिया खामोश तो रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ करेगा। ये प्लान बता ये नज़र आता है, क्योंकि हमारा चीफ जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारा जो सरहदों पे घूम रहा है, हमारी जो है हमारी नेवी जो है का चीफ भी घूम रहा है अपने सरहदी में, और हमारा एयर चीफ भी मुतहरिक है, और हमारा जो मैं ख़ुद देख के आया हूँ स्कर्दू के अंदर और दूसरे इलाकों में हमारी फ़िज़ाइया बहुत ज़्यादा अलर्ट है। मैंने 1 मिनट ज़्यादा लफ्ज़ है, 1 सेकंड के अंदर हमारी मूवमेंट हो जाएगी। तो इंडिया का ये प्लान है कि अगर शायद रुख मोड़ें चीन की तरफ से, तो पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्ज़ा कर लें या हमला कर लें। उसके लिए हम तैयार बैठे हैं और चीन भी तैयार बैठा है। अगर उसने पाकिस्तान पे हमला किया, चीन भी उधर से हमला कर देगा, और चीन एक जगह से नहीं करेगा, कम से कम 10 जगह से करेगा। यानी एक तो लद्दाख से करेगा, लद्दाख के भी जैसे आप लेके जो एक लद्दाख में आपका ये है झील जो है, जो दरिया शुक वाला इलाका है जी, जो सियाचिन को जाता है, उस पुल को तोड़ेगा। इसके अलावा फिर उसमें मैंने जो ब्लैक टॉप है वहाँ से करेगा। फिर इसके अलावा जो है सिक्किम का इलाका और है उस पर से करेगा, फिर तिब्बत के इलाके से करेगा, फिर इसका जो जगह मैंने बताई आपको कि यहाँ पर लिपो लेक जो लेक है वहाँ से करेगा। ये 3-4 जगह तो मशहूर है, और भी बहुत ज़्यादा जगह। और अरुणाचल पर उसका दावा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा इलाका है, पूरा सूबा स्टेट है वो पूरी इंडिया की, जो 29 स्टेट में से एक स्टेट जी, तो उस पर वो कब्जा कर लेगा। पर वो कोई भी अगर बेवकूफ़ी की तो जवाब अच्छा मिल जाएगा, तो इस वक्त तो नतीजा उसके बहुत खतरनाक निकलेंगे। ठीक है, वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।